प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का दिशा जीके पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। यानी कि पूर्वी मैदान का कितना प्रतिशत भाग है? तो पूर्वी मैदान का मुख्यतः 23.3% पूर्वी मैदान का राजस्थान के कुल क्षेत्र में से हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा इसका कुल जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर पूर्वी जो मैदान है ये मुख्य रूप से 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का ये अवशेष माना जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ था नवीन जलोढ़ माता के द्वारा हुआ है। और इसका निर्माण गंगा यमुना नदी द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ माता के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और पूर्वी मैदान जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है, सर्वाधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व में पाई जाती है, कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और सर्वाधिक जनसंख्या तो 39% और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? जब हम पूर्वी नदी बेसिन के भाग पढ़ते हैं तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक बनास बेसिन होता है, एक चंबल बेसिन होता है और एक माई बेसिन होता है। और चंबल बेसिन, माई बेसिन और बनास बेसिन, इन तीनों में से जो मालपुरा करौली का मैदान है मुख्यतः बनास बेसिन का हिस्सा माना जाता है। और ये बनास बेसिन का हिस्सा माना जाता है। और मालपुरा करौली का मैदान मुख्यतः अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिले के अंदर फैला हुआ है। कौन? मालपुरा करौली का मैदान। और एक हेरोन मोदेवे इसने मालपुरा करौली के मैदान को तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे के द्वारा, किसने? हेरोन मोदे के द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचान किया? मेवाड़ का मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान व बनास का मैदान। तो इसका आंसर हुआ मालपुरा करौली का मैदान जो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों के अंदर फैला हुआ है। हेरोन मोदे के द्वारा इसे तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी। और जो मेवाड़ का मैदान है, ये जो मेवाड़ का मैदान है मुख्यतः मेवाड़ का मैदान राजसमंद, भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के अंदर फैला हुआ है। और जो छप्पन का मैदान है ये मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़ का क्षेत्र, ये छप्पन का मैदान फैला हुआ है। और जो बनास का मैदान है ये मुख्य रूप से राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों के अंदर मुख्यतः फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान का हिस्सा माना जाता है। मुख्यतः ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व टोंक जिलों के अंदर मुख्यतः फैला हुआ है बनास बेसिन। इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। और जो हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान, भोराट का पठार, गोडवाड़ का लैंड और छप्पन का मैदान। तो प्रतापगढ़ एक माई नदी का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं छप्पन का मैदान, लेकिन माई नदी का जो किनारा होता है उसे बोलते हैं कांठल। और ये कांठल की भूमि या कांठल का मैदान मुख्यतः प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। इसके अलावा ये भोराट का पठार जो 1225 मीटर ऊंचा जो
कुमलगढ़ व गोगुंदा के मध्य फैला हुआ पठार है। और ये 56 का मैदान जो मुख्यतः बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़ क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। और गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड के राजस्थान के अंदर दो भौतिक प्रदेश, एक तो अरावली, और एक दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, गंगा यमुना नदी द्वारा लाई गई और इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ये उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर कृषि अधिक होती है, इसलिए इन्हें खाद्यान्न का कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली से संबंध नहीं रखता है? लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि जयसमंद झील के पूर्व में उबड़ खाबड़ या कटा फटा पठार जो उदयपुर जिले के जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, उसे बोलते हैं लसाड़िया का पठार, जो कि अरावली का हिस्सा माना जाता है। उड़िया का पठार जो कि सिरोही जिले में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि दक्षिणी अरावली का हिस्सा माना जाता है। बघेलखंड का पठार ये अरावली का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित माना जाता है। और जो भोराट का पठार है ये मुख्य रूप से अरावली का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इस भोराट के पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से राजसमंद गढ़ के, यानी कि राजसमंद के कुमलगढ़ से ये गोगुंदा उदयपुर तक मुख्य रूप से फैला हुआ है पठार, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अगला क्वेश्चन, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। जी नहीं, ये कृषि के लिए उपयुक्त है, मतलब यहाँ पर कृषि अधिक होती है और अधिक होने का कारण है कि ये यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका मतलब पहला कथन हो नहीं सकता। ये बोलता है कि अनुपयुक्त है, यानी कि कृषि के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जी नहीं, ये कृषि के लिए उपयोगी भूमि मानी जाती है पूर्वी मैदान या बनास का मैदान। दूसरा कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जी हाँ, बनास मैदान जो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई तक आता है। और ये जो बनास का मैदान है मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व टोंक जिलों के अंदर फैला हुआ है। और हमने पिछले क्लास के अंदर बात की थी कि मरुस्थल की औसत ऊंचाई देखी थी कि पश्चिमी मरुस्थल की औसत ऊंचाई हमने 200 से 300 मीटर देखी थी। उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि की हमने औसत ऊंचाई देखी थी जो कि 300 से 500 मीटर देखी थी। और उसके बाद में हमने शेखावटी आंतरिक अफा तंत्र की औसत ऊंचाई देखी थी जो कि 450 देखी थी। और उसके बाद में अरावली की औसत ऊंचाई देखी थी जो कि 950 देखी थी। और उसके बाद में बनास के मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 से लेकर 300 मीटर। ये भी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर देना। अगला कथन है कि जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। जी हाँ, बनास के मैदान में जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। 2 भी सही है, 3 भी सही है। चौथा है कि इसका ढाल पश्चिम की ओर है। अगर पूर्वी मैदान की बात करें या बनास मैदान की बात करें, क्योंकि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और उसके बाद में ये भीलवाड़ा में जाती है और उसके बाद में ये यानी कि भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक होती हुई ये सवाई माधोपुर होती हुई चंबल में मिल जाती है, सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वर घाट के अंदर। तो इसकी ढाल पूर्व की तरफ है। इसकी ढाल किसी है? पूर्व की ओर है, न कि पश्चिम की ओर। तो इसकी ढाल कहाँ होगी? पूर्व। लेकिन उससे पूर्व हमने मरुस्थल की ढाल देखी थी कि मरुस्थल की ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है और ये पूर्वी मैदान की जो ढाल है ये पूर्व की ओर है। किस ओर है? पूर्व की ओर, न कि पश्चिम की ओर। तो इसका आंसर हुआ 1 व 2, 1 व 2 सॉरी 2 व 3, 2 व 3 किसमें? 2 नंबर है। इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। जी हाँ, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। इससे पूर्व एक बार मैं दक्षिणी पूर्वी मैदान का रिवीजन करवा देता हूं।
दक्षिणी पूर्वी मैदान मुख्य रूप से 23.3% क्षेत्रफल रखता है। जनसंख्या 39% रखता है। इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और इसमें ये मुख्य रूप से 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ था वह मुख्य रूप से प्लेस्टोसिन के प्रारंभ युग में हुआ था और ये मुख्य रूप से इसका निर्माण गंगा यमुना नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ है। और ये मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं इस मैदान को। एक तो बनास का मैदान जो मुख्य रूप से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व टोंक जिलों के अंदर फैला। एक चंबल बेसिन जो कोटा, झालावाड़ व बूंदी जिले के अंदर फैला हुआ है। एक मुख्य रूप से माई बेसिन जो कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले के अंदर फैला हुआ है। और इस पूर्वी मैदान के अंदर मिश्रित पतझड़ वनस्पति जिसे मानसूनी वनस्पति कहा जाता है। और इस पूर्वी मैदान के अंदर धोकड़ा के वन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़े के वन इसी में पाए जाते हैं। और इसका जो पूर्वी मैदान का जो ढाल है वह मुख्य रूप से पूर्व की ओर है। किस ओर है? तो पूर्व की ओर इसका ढाल है। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। पहले तो दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठार जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, इसकी कुल जनसंख्या या इसका कुल क्षेत्रफल है 6.49%। इसकी कुल जनसंख्या है 11%। और ये मुख्य रूप से आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसके अंतर्गत। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसे कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है। और एक मृदा का नाम और है, इसे बोलते हैं वर्टिसोल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब दक्षिणी पूर्वी पठार के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। इस 2 भाग के अंदर विंध्य का पठार और एक दक्कन का पठार, ये इसके 2 भाग हैं। एक तो विंध्य का पठार और एक दक्कन का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार विस्तार है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर विंध्य के पठार का भाग है। और ये जो विंध्य का पठार है इसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ। इसका जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर। प्रश्न पूछा हुआ है कि विंध्य का क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? तो बलुआ पत्थर से हुआ है। और इसके अंदर काली मिट्टी या वर्टिसोल मृदा पाई जाती हैं, जो कि कपास की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। और जो विंध्य का क्षेत्र है मुख्य रूप से कोटा संभाग यानी कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ क्षेत्र के अंदर ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। और इसका निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ है। और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका निर्माण अरावली के बाद में हुआ और इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में हुआ। क्रेटेशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। क्रेटेशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, विंध्य कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि विंध्य कंगार भूमि कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो ये चंबल व बनास नदी के मध्य स्थित मानी जाती हैं। किसके मध्य? चंबल व बनास नदी के मध्य स्थित मानी जाती हैं, जो कि जिसका निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ। इसका निर्माण किससे हुआ? बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ है। और ये मुख्य रूप से अरावली और हाड़ौती के पठार को अलग करने का कार्य और इसी के सारे एक ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जिसे महान सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है, वो इसी विंध्य कंगार क्षेत्र के पश्चिम की ओर से ये जाती हैं। और विंध्य कंगार क्षेत्र मुख्यतः चंबल व बनास नदी को मध्य स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? यानी कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती प्रदेश के अंदर स्थित मानी जाती हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? हाड़ौती पठार के अंदर स्थित मानी जाती हैं। और ये मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः कोटा व झालावाड़ जिले के अंदर विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? कोटा व झालावाड़
के मध्य स्थित माने जाते हैं, जो कि हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां का हिस्सा है? अरावली पहाड़ियों का? जी नहीं। मैदान का? जी नहीं। सतपुड़ा की पहाड़ियों का? जी नहीं। तो ये विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कि कोटा व झालावाड़ के अंदर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? यानी कि अरावली से संबंधित कौन सी नहीं है? भोराट का पठार अरावली के अंदर स्थित है, जो कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कि विंध्यन, जो कि अरावली का हिस्सा नहीं है, ये विंध्यन, कगास क्षत्रिया, हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। लसाड़ी का पठार उदयपुर के अंदर स्थित है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, और ये उबड़ खाबड़ या पठार है। यानी कि राजस्थान का कौन सा पठार जो उबड़ खाबड़ है? तो ये लसाड़ी का पठार उबड़ खाबड़ है। और गिरवा जो कि उदयपुर में एक तस्तरी नुमा पहाड़ी होती है, उसे स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ है? उदयपुर में। तो इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? तो 2 सा जिला इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, और एक बूंदी है। ये कौन सा है? बूंदी। कोटा, बारा, झालावाड़ व बूंदी हाड़ौती के पठार का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डंग गगधर उच्च भूमियां अवस्थित है उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में। ये हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर स्थित मानी जाती है। और ये डंग गगधर उच्च भूमि मुख्यतः झालावाड़ में, कहाँ है? झालावाड़। अगर जिला पूछे तो आपका आंसर होगा झालावाड़, और यदि पूरा भौतिक प्रदेश पूछे तो हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित मानी जाती है। जब हम इसको एक तो डग गगधर उच्च भूमि झालावाड़ के अंदर है, एक घोड़े के नाल के समान आकृति वाली पहाड़ियां जो कि बारा में स्थित है, कहाँ है? बारा के अंदर शाहबाज की उच्च भूमि, शाहबाज की उच्च भूमि में स्थित माना जाता है। और एक अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां मुख्य रूप से बूंदी जिले में स्थित मानी जाती है। तो 3 प्रकार की पहाड़ियां अलग अलग है। एक घोड़े के नाल की समान पहाड़ियां जो कि बारा के शाहबाज की उच्च भूमि में स्थित है, और एक अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां जो कि बूंदी जिले में स्थित है, और एक डंग गगधर उच्च भूमियां जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो घोड़े के नाल के समान आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ियां जो कि बारा जिले के अंदर शाहबाज की उच्च भूमि में स्थित है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां जो कि कोटा व झालावाड़ के अंदर है, और डग गंगधर की पहाड़ियां जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, और गोडवाड़ प्रदेश जो कि लूणी नदी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यानी कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में कौन सा भूखंड स्थित नहीं है? उड़िया का पठार जो कि सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। लसाड़िया का पठार जो कि उदयपुर जिले के अंदर जयसमंद झील के पूर्व में स्थित लसाड़िया का पठार है। भोराट का पठार जो कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है। और शाहबाज की उच्च भूमि जो कि बारा जिले में, कौन से जिले के अंदर है? बारा जिले के अंदर स्थित है, और इसमें घोड़े के नाल की समान आकृति वाली पहाड़ियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है? हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? कोटा है। अगला क्वेश्चन, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? जांगल शेखावटी क्षेत्र तो किसे कहते हैं? कोटा शेखावटी क्षेत्र तो कहते हैं सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और वागड़ क्षेत्र जो अर्ध शुष्क मरुस्थल था, उसे हम बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, उसे बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल जो शेखावटी के आसपास क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं माइका बेसिन जो कि पूर्वी मैदान का हिस्सा माना जाता है। और बनास बेसिन जो कि पूर्वी मैदान का हिस्सा माना जाता है।
हाड़ौती का पठार जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठार, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ था। बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ था। जो हाड़ौती का पठार है, अगर पूछे कि ये किसका हिस्सा है तो आपका आंसर होगा ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और भारत के कौन से प्रायद्वीपीय का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और इसका निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट लावा या दरारी यानी कि ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण बेसाल्ट लावे के द्वारा हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? तो डांगलैंड करौली पठार का भाग है, क्योंकि डांग की रानी करौली को कहा जाता है और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी भाग में। माई नदी का जो अफवाह तंत्र होते हैं या माई नदी के अंदर जो मैदान होता है उसे बोलते हैं छप्पन का मैदान। और जो माई नदी का जो किनारा होता है उसे बोलते हैं कांठल, उसे बोलते हैं कांठल। और कांठल किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? वागड़ के नाम से जो मध्य माई का मैदान है उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। और ये वागड़ है, ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र को हम वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक होता है बागड़, एक होता है बागड़ क्षेत्र। और ये बागड़ क्षेत्र मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र को हम बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन का मैदान मुख्य रूप से कोटा बारा के अंदर तो कौन सा है? हाड़ौती का मैदान है। जालौर पाली के अंदर इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, लूणी नदी का अफवाह तंत्र होता है। और जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर तो शुष्क मरुस्थल का भाग है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ को हम, यानी कि इसके अंदर डूंगरपुर नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से बांसवाड़ा एक ही, लेकिन इसका नजदीक आंसर हुआ 4 नंबर का। लेकिन जो छप्पन का मैदान है मुख्य रूप से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़ का क्षेत्र आता है, न कि डूंगरपुर का क्षेत्र आता है छप्पन का मैदान के अंदर। अगला क्वेश्चन, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? एक छप्पन का मैदान हमने देखा था जो कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा बहुत चित्तौड़ का क्षेत्र आता है। लेकिन एक छप्पन की पहाड़ियां हैं जो कि गोलाकार पहाड़ियां, सॉरी, जो छप्पन की पहाड़ियां होती हैं वो गुम्दाकार होती हैं, या इसे इंसेल ब्रेक का उदाहरण कहा जाता है। और वो चट्टानें जो रायोलाइट चट्टानों के द्वारा उसका निर्माण होता है। और वह मालानी की पहाड़ियां कह दो या छप्पन की पहाड़ियां कह दो, जहां पर नाकोड़ा पर्वत स्थित है। और जिसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, किसको? नाकोड़ा पर्वत को। तो छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? तो आपका आंसर होगा बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर कहाँ? तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर छप्पन की पहाड़ियां स्थित है, जिसके अंतर्गत नाकोड़ा पर्वत स्थित है। और जो छप्पन की पहाड़ियां और एक जालोर की पहाड़ियां, जो इनका जो निर्माण हुआ है ना, वह ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानों के द्वारा निर्माण हुआ है। और ये गुम्दाकार या इंसेल ब्रग का उदाहरण मानी जाती हैं ये मुख्य रूप से। और एक तोरावाटी की पहाड़ियां जो कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर आती है, इसमें सिक्कर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र आता है। और पश्चिमी और एक होती है तारागढ़ की पहाड़ियां, और ये अजमेर में, कहाँ है? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, छप्पन की पहाड़ियां अवस्थित हैं, तो छप्पन की पहाड़ियां मुख्य रूप से बाड़मेर जिले के अंदर। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं कि छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। और जो छप्पन की पहाड़ियां और प्लस जालोर की पहाड़ियां, जिसे मालानी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और इसका जो निर्माण हुआ है वह ग्रेनाइट, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। रायोलाइट व इन चट्टानों के द्वारा निर्माण हुआ है। और ये जो उदाहरण, ये गुम्दाकार, इसकी आकृति कहती है गुम्दाकार
इसकी आकृति, या इसे बोलते हैं इंसेल ब्रग, इंसेल ब्रग के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा का पठार का विस्तार कौन सा है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, भोराट का पठार या लूणी का मैदान? तो मालवा का पठार जो हाड़ौती का पठार का भाग है। एक कुछ शब्दावली प्रश्न पूछा जाता है कि शब्दावली के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ। एक शब्द है भोराट, ये भोराट है, ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य फैला हुआ क्षेत्र एक पठार है, उसे बोलते हैं भोराट का पठार। एक शब्द है भोमट, और ये भोमट उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं भोमट के नाम से। और एक होता है मेवल, एक होता है मेवल, और ये जो मेवल क्षेत्र होता है वह मुख्य रूप से डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं मेवल क्षेत्र। और एक छप्पन का मैदान जो कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला हुआ है। और एक होता है मालवा, और ये जो मालवा का प्रदेश होता है या मालवा क्षेत्र होता है जो कि प्रतापगढ़ व झालावाड़ क्षेत्र के मध्य को हम मालवा क्षेत्र के नाम से या मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्दावली को याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डेक्कन ट्रेफ की सेल समूह विद्यमान है। तो ये डेक्कन ट्रेफ के सेल समूह राजस्थान के अंदर डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। तो ये मुख्य रूप से डेक्कन ट्रेफ की सेल समूह ये कौन से जिले के अंदर आती हैं? तो ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत डेक्कन ट्रेफ समूह की चट्टानें आती। जो डेक्कन ट्रेफ जो सेल समूह है ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नहीं होगा, इसका आंसर होगा कोटा और झालावाड़ जिलों के अंतर्गत। इसका आंसर होगा 3 नंबर का, न कि 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वृद्ध सीमा भ्रंश फैला किसके सहारे फैला हुआ है? देखो, वृद्ध सीमा भ्रंश के दो या ग्रेट बाउंड्री फोल्ड के दो या महान सीमा भ्रंश के दो, ये एक ही नाम है। ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो इसके अंदर बूंदी व सवाई माधोपुर जिले राइट आंसर होगा। 1 नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सिकर पाइराइट, जालोर ग्रेनाइट। जो मालानी आग्नेय शैल समूह है इसके कारण जालोर का ग्रेनाइट, इसका आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है। अब जालोर सिवाना की पहाड़ियां किससे बनी हुई है? यानी कि जालोर की पहाड़ियां और जो 56 की पहाड़ियां, जैसे सिवाना की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, ये किससे बनी हुई है? मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से जालोर के ग्रेनाइट से और रायोलाइट चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसे हम गुम्बदाकार या इंसेल ब्रग का उदाहरण माना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती हैं, गुम्बदाकार होती हैं। इसका आंसर 1 नंबर। कैसी होती है? गुम्बदाकार होती हैं। अभी हमने बताया था गुम्बदाकार या इंसेल ब्रग की आकृति होती है। अगला है कि आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू क्षेत्र मुख्यतः किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। बैसाल्ट से हाड़ौती का पठार निर्मित है। और हमने अरावली देखा था कि अरावली का निर्माण
कौन सी चट्टानों से हुआ? तो अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। और इसके अंदर चट्टानों के अंदर हमने 4 प्रकार देखे थे। उसके अंदर हमने शिष्ट देखा था, निष्ठ देखा था, और क्वार्टजाइट देखा था, और ग्रेनाइट देखा था। और उसके बाद में हमने हाड़ूती का पठार देखा था। हाड़ूती का पठार का निर्माण बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ था। और एक हमने विद्यन कगार क्षेत्र देखा था जिसका निर्माण बलुआ पत्थर के द्वारा हुआ था। और एक जो पश्चिम में जो मरुस्थल है और इसमें जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है उसका निर्माण मुख्य रूप से रायो क्रिटेशियस क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। और एक जालोर और सिवाना की जो पहाड़ियां हैं उसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो आप जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानों के द्वारा उसका निर्माण हुआ है। तो ये चट्टान से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किस किस से हुआ है, ये आप एक जगह कहीं नोट्स में ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन, सेंद्रा स्टेन के पास चट्टानों की आकृति पाई जाती है। ये सेंद्रा स्टेशन पाली केंद्र है और यहाँ पर सर्पाकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चंबल बेसिन की विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। तो चंबल बेसिन के अंदर जो उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, कैसी पाई जाती है? उत्खात स्थलाकृति, जिसे हम अवनालिका अपर्दन कह सकते हैं, और जिसे बीड़ भूमि क्षेत्र जो कि चंबल नदी बेसिन के अंदर पाई जाती है। तो चंबल नदी बेसिन के अंदर किस किस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है? एक तो उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, एक बीड़ क्षेत्र पाए जाते हैं, और एक अवनालिका अपर्दन जो कि चंबल नदी बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है तो इसका आंसर होगा धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले के अंदर उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है मुख्यतः सर्वाधिक। और जो बीड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं करौली व सवाई माधोपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बात की थी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को हम मेवल के नाम से जाना जाता है। किस के नाम से? मेवल के नाम से। और ये गिरवा क्या है? उदयपुर के अंदर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी होती है उसे हमें गिरवा करते हैं। और हमने भाकर, इसे भाकर सिरोही जिले के सुदूर पूर्व में, यानी कि सिरोही जिले के सुदूर पूर्व पश्चिम में जो उबड़ खाबड़ यहाँ तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उसे हम स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। तो ये भाकर कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं। और हमने बात की थी कांठल, ये कांठल माई नदी का किनारा है जिसे कांठल के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो कांठल की भूमि प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। कैसे? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमलित नहीं है? पहला, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र को हम वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर क्षेत्र को हम मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। एक है भोमट क्षेत्र, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ क्या भोमट क्षेत्र होता है? जी नहीं। जो ये भोमट क्षेत्र होता है वह उदयपुर व डूंगरपुर व पूर्वी सिरोही के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 3 नंबर का। और हाड़ौती जो कि कोटा, बूंदी व 12 जिले पाए जाते हैं किसमें? हाड़ौती के अंतर्गत, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट है कहलाता है? तो भोमट, अभी हमने बात की थी, भोमट उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही क्षेत्र के जो बीच के भाग हैं उसे हम भोमट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बांगर और मरू के नाम से जाना जाता है। तो जो ये तो है भौगोलिक क्षेत्र, मरू जो पश्चिमी मरुस्थल होते हैं और बांगर क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहा जाता है। अगला है कि जुरासिक युग की चट्टानों राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये जैसलमेर व बाड़मेर में आकलवुड फॉसिक पार्क होता है। और आकलवुड फॉसिक पार्क में काष्ठ जीवाश्म के साक्ष्य मिले जो कि 1800 करोड़ वर्ष पूर्व थे। और यहाँ पहले 33 सागर का अवशेष होते थे। और इसके अंदर जो सबसे पुरानी लकड़ी के साक्ष्य मिले थे आकलवुड फॉसिक पार्क में। और
जो कि जूरासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूरासिक काल से संबंधित है। एक हमने कल बात की थी बाब बोल्डर्स, और ये वो बाब बोल्डर्स होते हैं जोधपुर जिले में पाए जाते हैं, जो कि कार्बोनिफेरस के, किसके? कार्बोनिफेरस के। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है कि भूकंप संभावित सर्वाधिक भरतपुर, अलवर व झुंझुनू जिले के अंदर है। राजस्थान में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। अगर न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर होगा गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहां पर भूकंप ना के बराबर आता है, यानी कि 0% भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन, कुछ इस तरह आकृतियां दी हुई है। बरखान होते हैं, ये अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं, जिसे अनुप्रस्थ बालू के स्तूप या रंध्र युक्त बालू के स्तूप या सर्वाधिक गतिशील बालू के स्तूप कहा जाता है, जो कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के उदाहरण होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बालू के स्तूप होते हैं। लाठी श्रृंखला, हमने लाठी श्री क्षेत्र पढ़ा था कल कि लाठी श्री क्षेत्र जो कि एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जो कि पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य जो फैली हुई भूगर्भीय जल पट्टी को हम स्थानीय भाषा में लाठी कहा जाता है। और इस लाठी क्षेत्र पर जो लाठी श्री क्षेत्र होता है, इसके ऊपर सेवन घास पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक पौष्टिक होती है, और इसी के ऊपर चांदल नलकूप पाया जाता है, जिसे थार का गढ़े के नाम से जाना जाता है। अभी इंसेल बर्ग पढ़ा था। इंसेल बर्ग क्या है? ये लाठी सीरीज एक भूगर्भित जलपट्टी हो गई। इंसेल बर्ग ये आबू पर्वतखंड, इसे आबू पर्वतखंड है। अभी हमने देखा था कि जो सिवाना व जालोर की पहाड़ियां, जिसका निर्माण ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानों के द्वारा हुआ है, और इसकी जो आकृति होती है वह गुम्बदाकार या इंसेल बर्ग जैसी होती है, और आबू खंड का भी कुछ सेतल इंसेल बर्ग की पहाड़ियों जैसा होता है। तो और चौथा होता है पलाया। ये पलाया शुष्क झीलें होती हैं, जो कि पश्चिमी मरुस्थल यानी कि जैसलमेर के अंदर जब बरसात होती है उस समय कुछ अस्थायी मीठे पानी की झीलें होती हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में पलाया झीलें के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक का दो इसमें है, और 2 का 4, 2 का 4, 3 का 1, 3 का 1। तो इसका आंसर हुआ 4 नंबर का। इसका आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत गिरवा आता है, और गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी को हम गिरवा के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती पठार के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ी आती हैं, और ये मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः कोटा व झालावाड़ क्षेत्र में फैली हुई है। शेखावटी का पठार जो अंत प्रभावित अफवा तंत्र का भाग है, और घग्गर का मैदान है, उसके अफवा तंत्र को हम स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। तो 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1। तो इसका आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? यानी कि मरुस्थल की कौन कौन सी विशेषता है? अति शुष्कता दशाएं पाई जाती है मरुस्थल, जी हाँ पाई जाती है। तापमान का अतिरेक पाया जाता है, जी हाँ पाया जाता है। न्यून औसत वार्षिक वर्षा होती है, जी हाँ होती है। कम या तिरछा हुआ वनस्पति आवरण है, जी हाँ होता है। इसका मतलब चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जी हाँ लूणी नदी बेसिन को हम गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट स्थलाकृति जो मेवाड़ प्रदेश में, जी हाँ ये भी कथन सही है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, जी नहीं, क्योंकि घग्गर का मैदान मुख्यतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में स्थित है। तो 1 नंबर व 2 नंबर इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक और जानकारी है, अगर पूछे कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, एक तो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, एक अरावली है,
तो इन 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार, इनमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? तो आपका आंसर होगा अरावली का। किसका निर्माण हुआ? अरावली का। किसका निर्माण हुआ? अरावली का, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था सबसे पहले। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ था? उसके बाद में हुआ था हाड़ौती के पठार का, हाड़ौती के पठार का, और इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था वह प्लीस्टोसिन के प्रारंभिक युग में हुआ था। उसके बाद में मरुस्थल का निर्माण होता, मरुस्थल का निर्माण होता, और मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसिन के उत्तर युग में हुआ था, उत्तर युग के अंदर हुआ था। तो प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश का जब निर्माण हुआ था, तो इनको कालक्रम के अनुसार जो सबसे पहले निर्माण हुआ और सबसे अंत में निर्माण हुआ, इनको कालक्रम हिसाब से व्यवस्थित करें तो पहले आपका आंसर, पहले निर्माण हुआ था अरावली का, उसके बाद में हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद में मरुस्थल का निर्माण हुआ था। और ये किस कौन कौन से काल के अंदर हुआ, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।